नमस्कार। आज 9 अक्टूबर 2025 भारतीय शेयर बाजार के लिए एक काफ़ी दिलचस्प दिन होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल। एक तरफ तो देखिए सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, वो अपने आप में काफ़ी हलचल लाती है, और दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट से मिले जुले इशारे हैं। और सबसे बड़ी बात, टीसीएस के तिमाही नतीजे भी आज ही आ रहे हैं। तो आज ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए समझने को बहुत कुछ है। बिल्कुल। और आज का ये विश्लेषण, जैसा आपने कहा, खास तौर पर उन इंट्राडे ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए है जो चार्ट्स, तकनीकी स्तरों और रणनीतियों पर बारीकी से नजर रखते हैं, जैसे कि चार्ट मास्टर बीएन के दर्शक करते हैं। हमारा फोकस रहेगा कि इन सब संकेतों को जोड़कर आज के लिए क्या ठोस रणनीति बन सकती है। हाँ, और किन जोखिमों से सावधान रहना है। सही। तो आज का मिशन है ये सारे जो सूत्र हैं, चाहे वो ग्लोबल न्यूज़ हो, टेक्निकल चार्ट्स हो या कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स, उनमें से सबसे काम की जानकारी निकालना। हम समझेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और खासकर सेंसेक्स के लिए कौन से लेवल महत्वपूर्ण हैं और एक्सपायरी के दिन कौन सी स्ट्रैटेजी समझदारी भरी हो सकती है। कोशिश यही है कि आज के इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में बेहतर फैसले लेने में मदद मिले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इन सभी पहलुओं की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आज बाजार की कहानी क्या दिशा ले सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले दुनिया भर के बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं उस पर एक नजर डालते हैं। कल अमेरिकी बाजारों का हाल तो मिला जुला सा रहा। हाँ। S&P 500 और नैस्डैक में तो अच्छी बढ़त दिखी, खासकर वो AI शेयरों की वजह से टेक सेक्टर मजबूत रहा। नैस्डैक तो 1% से ज्यादा ऊपर था जी। लेकिन डाउ जोन्स में हल्की सी गिरावट थी। तो क्या इसका मतलब है कि ग्लोबल सेंटिमेंट कुल मिलाके ठीक ठाक है? हाँ, कह सकते हैं, लेकिन सावधानी भरी सकारात्मकता। मतलब टेक शेयरों की मजबूती अच्छी बात है, पर डाउ की नरमी ये दिखाती है कि अभी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं लौटा है। और इसमें फेडरल रिजर्व के जो मिनट्स आए कल, उनका भी रोल है। अच्छा, क्या था मिनट्स में? मिनट से ये पता चलता है कि फेड के अधिकारी महंगाई और लेबर मार्केट को लेकर थोड़े चिंतित तो हैं, लेकिन ज्यादातर सदस्य भविष्य में ब्याज दरें घटाने, मतलब पॉलिसी में ढील देने के पक्ष में दिख रहे हैं। ओके। लेकिन ये कब होगा, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, और यही कब वाली जो अनिश्चितता है वो बाजार को थोड़ा रोक कर रखती है। मतलब फेड नरमी के संकेत तो दे रहा है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सस्पेंस है। अच्छा, और एशियाई बाजारों का क्या हाल है सुबह? एशियाई बाजार सुबह बढ़त के साथ ही खुले हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया में तेजी दिख रही है। अच्छा। चीन और दक्षिण कोरिया तो खैर गोल्डन वीक की छुट्टियों पर हैं, लेकिन उनके जो एडीआर्स अमेरिका में लिस्टेड है, उनमें कल अच्छी बढ़त थी। तो उम्मीद है जब वो बाजार खुलेंगे तो शायद सकारात्मक शुरुआत करें। तो कुल मिला के एशियाई संकेत भी सुबह तो ठीक ही लग रहे हैं। और कमोडिटी मार्केट, सोना और कच्चा तेल, ये भी काफी अहम हो गए हैं आजकल। बिल्कुल। सोना देखिए अभी भी $4000 प्रति ट्रॉय ऑन्स के उस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर बना हुआ है। हाँ। तकनीकी तौर पर देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद 4015 के सपोर्ट तक आ सकता है और फिर वहां से 4135 के रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ सकता है। भारत में भी भाव 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर ही है। सोमे में ये मजबूती कहीं ना कहीं वैश्विक अनिश्चितता की तरफ भी इशारा करती है। सही कहा। और कच्चा तेल, ब्रेंट क्रूड $67 के आसपास। ब्रेंट क्रूड अभी 66.77 पर है। यहाँ थोड़ी दिलचस्प स्थिति है। ये 67.95 के रेजिस्टेंस को छूने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कुछ विश्लेषण ये भी बता रहे हैं कि अगर वहां से फिसला तो $62.35 तक भी जा सकता है। ओहो। तो कच्चे तेल में भी एक दायरे का कारोबार या फिर गिरावट की संभावना दिख रही है। ये सारे ग्लोबल फैक्टर्स मिलकर आज बाजार की शुरुआती दिशा तय करने में मदद करेंगे। तो ये थी वैश्विक तस्वीर। अब आते हैं अपने घर में, यानी भारतीय बाजार में क्या चल रहा है, खासकर पैसों के फ्लो के मामले में। यहाँ कल एक अहम बदलाव दिखा। हाँ। FIIs मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक, जो पिछले काफी टाइम से लगातार बेच रहे थे, कल 81.28 करोड़ रुपए के नेट खरीदार बन गए। आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, पर क्या ये ट्रेंड बदलने का संकेत माना जाए? ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है। जैसा आपने कहा, रकम छोटी है, लेकिन पिछले कई दिनों के लगातार बिकवाली के बाद FIIs का हरे निशान में आना साइकोलॉजिकली काफी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि शायद विदेशी निवेशकों का बिकवाली का दबाव कुछ कम हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशक DIIs वो तो पूरे जोश में हैं। हाँ, वो तो है ही।
उन्होंने कल भी 329.96 करोड़ रुपए की तगड़ी खरीदारी की। ये लगातार घरेलू भरोसा बाजार को एक मजबूत कुशन दे रहा है। लगता है घरेलू निवेशकों का विश्वास फिलहाल विदेशी चिंताओं पर भारी पड़ रहा है। ये DIIs का भरोसा तो वाकई कमाल का है। अच्छा, अब आते हैं आज के सबसे बड़े इवेंट पर, TCS के दूसरी तिमाही के नतीजे। ये सिर्फ TCS के लिए ही नहीं, पूरे IT सेक्टर और शायद बाजार के सेंटिमेंट के लिए भी बहुत अहम है। क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बाजार का अनुमान है कि TCS का राजस्व करीब 65,280 करोड़ रुपए रह सकता है, जो साल दर साल सिर्फ 1.6% की, मतलब बहुत मामूली बढ़त होगी। सिर्फ 1.6%? हाँ। और मुनाफा पैट 12,590 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि IT सेक्टर अभी भी वो ग्लोबल स्लोडाउन की चुनौतियों से जूझ रहा है। और एक और बात, TCS ने अपने नतीजों के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया है। कारण बताया है कुछ दूसरी महत्वपूर्ण तारीखों से टकराव। प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द? ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब इससे नतीजों को लेकर कोई अटकल ही नहीं पड़ेगी? हाँ, ये थोड़ा असमामत जरूर है और इससे निश्चित रूप से कुछ अस्पष्टता तो पैदा हो सकती है। बाजार मैनेजमेंट का फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट सुनना चाहता है। सही बात है। खैर, नतीजों का असर आज IT शेयरों पर साफ दिखेगा। अगर उम्मीद से बेहतर रहे तो पूरे सेक्टर को सहारा मिल सकता है, वरना दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ और कंपनियों के अपडेट्स भी हैं, जैसे कंटेनर कॉर्प ने अपने वॉल्यूम में 10.5% की अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अच्छा। और सेंको गोल्ड का रेवेन्यू भी Q2 में 6.5% बढ़ा है। चलिए, तो हुई कंपनियों की बात। अब उन तकनीकी स्तरों पर आते हैं जिनका इंट्राडे ट्रेडर्स को बेसब्री से इंतजार रहता है। शुरुआत निफ्टी 50 से करते हैं। कल ये 20,046 पर बंद हुआ, करीब 0.25% नीचे। 4 दिन की तेजी के बाद ये पहली गिरावट थी। चार्ट पर एक बेरिश कैंडल बनी है, जिसकी ऊपर की तरफ लंबी छाया है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इस बेयरिश कैंडल का मतलब है कि कल दिन के दौरान निफ्टी ऊपर तो गया था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। वहां से सेलिंग प्रेशर आ गया। हाँ। ये थोड़ी थकावट या कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग का संकेत है। अब आज के लिए महत्वपूर्ण लेवल्स की बात करें तो सबसे पहला और मनोवैज्ञानिक सपोर्ट है 25,000 पर। ओके, 25,000। हाँ, ये बड़ा राउंड नंबर है, यहाँ अक्सर खरीदारी देखने को मिलती है। और अगर 25,000 टूटता है तो फिर कहाँ तक जा सकता है? अगर 25,000 का लेवल निर्णायक रूप से टूटता है तो अगला सपोर्ट जोन 24,950 से 24,900 के बीच है। अच्छा। लेकिन जो मजबूत सपोर्ट है, जहां से बाजार के पलटने की उम्मीद ज्यादा रहेगी, वो 24,840 के आसपास है। 24,840? क्यों? ये लेवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पिछली बढ़त का 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। फिबोनाची ट्रेडर्स काफी यूज करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। हाँ। और इसके ठीक नीचे 24,800 पर 20 और 50 दिनों की मूविंग एवरेज का संगम भी है, जो इसे और मजबूत बनाता है। ओके, समझ गया। ये तो हुई नीचे की बात। अगर निफ्टी ऊपर जाने लगता है तो कहाँ रुकावटें हैं? ऊपर की तरफ पहली रुकावट 25,150 के आसपास है। अगर इसे पार करता है तो फिर 25,200 से 25,220 का जोन अहम होगा, क्योंकि ये पिछला हाई भी है। इस जोन को पार करना तेजी जारी रहने के लिए जरूरी है। इसके बाद 25,300 और फिर 25,400, 25,500 के स्तर है, जहां एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो ट्रेडर्स को इन स्तरों के पास सावधानी रखनी होगी। देखना होगा कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है या नहीं। बिल्कुल। अब बैंक निफ्टी की बारी। ये कल 56,018 पर बंद हुआ। इसमें भी हल्की गिरावट थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने तो पिछले हफ्ते जबरदस्त तेजी दिखाई थी, करीब 2,300 पॉइंट की। बिल्कुल सही कहा आपने। बैंक निफ्टी ने पिछले 6 दिनों में शानदार रैली दिखाई है, इसलिए कल की मामूली गिरावट को अभी सिर्फ एक ठहराव, एक कंसोलिडेशन ही मानना चाहिए। हाँ, वो जरूरी भी होता है। हाँ, बिल्कुल। बड़ी मूव के बाद अब इसके लेवल्स देखें तो तत्काल सपोर्ट 55,800 से 55,700 के जोन में है। ओके। अगर ये फिसलता है तो 55,500 एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। ठीक है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ है? ऊपर की ओर पहली रुकावट 56,200 से 56,300 के बीच है। अगर बैंक निफ्टी इसे पार कर लेता है तो फिर 56,500 से 56,600 का स्तर अगला लक्ष्य होगा। इसे हम एक ब्रेकआउट लेवल मान सकते हैं, जहां से नई तेजी शुरू हो सकती है। बैंक निफ्टी का रुझान अभी भी मजबूत है, तो जब तक 55,500 का स्तर सुरक्षित है,
गिरावट को खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जा सकता है। आज के लिए इसकी रेंज शायद 55,700 से 56,300 के बीच रह सकती है। तो बैंक निफ्टी में ठहराव है, लेकिन रुझान मजबूत बना हुआ है। चलिए अब उस इवेंट पर आते हैं जिसका आज सबसे ज्यादा शोर है, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। सेंसेक्स कल 81,773 पर बंद हुआ। आज इसमें ज्यादा उठापटक की उम्मीद रखनी चाहिए। निश्चित रूप से एक्सपायरी के दिन अस्थिरता, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, खासकर आखिरी के घंटों में। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज पिवट पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, जो 81,892 के आसपास है। 81,892। हाँ, इससे ऊपर बाजार तेजी में और नीचे मंदी में माना जा सकता है। सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो S1 है 81,527 पर, S2 81,280 पर और S3 80,915 पर। ओके, और रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस R1 है 82,138 पर, R2 82,504 पर और R3 82,750 पर है। ठीक है। ऑप्शन ट्रेडर्स जो चार्ट मास्टर बीएन जैसे चैनलों को फॉलो करते हैं, उनके लिए एक्सपायरी पर कुछ रणनीतियां भी सुझाई गई हैं। अगर किसी को लगता है कि सेंसेक्स 82,000 के ऊपर बंद होगा तो क्या करना चाहिए? हाँ, अगर नजरिया तेजी का है तो एक तरीका है बुल कॉल स्प्रेड। इसमें आप नजदीकी स्ट्राइक मान लीजिए 81,750 की कॉल खरीदते हैं और थोड़ी दूर की जैसे 82,250 की कॉल बेच देते हैं। इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन प्रॉफिट भी लिमिटेड रहता है। ये कम जोखिम वाली तेजी की रणनीति है। अगर रिस्क ज्यादा लेना है तो सीधे 82,000 की कॉल खरीद सकते हैं, लॉन्ग कॉल, पर उसमें प्रीमियम तेजी से घटता है, वो ध्यान रखना होगा। सही। और अगर लगता है कि बाजार गिरेगा, मान लीजिए 81,500 के नीचे जाएगा, 250 की पुट बेच देते हैं। ओके। ये मंदी के लिए कम जोखिम वाली रणनीति है। या फिर ज्यादा जोखिम के साथ सीधे 81,500 की पुट खरीद सकते हैं, लॉन्ग पुट। और अगर ऐसा लगे कि बाजार कहीं नहीं जाएगा, एक दायरे में ही फंसा रहेगा, जैसे 81,500 से 82,000 के बीच, इसके लिए भी कुछ है? हाँ, ऐसी स्थिति के लिए नॉन डायरेक्शनल रणनीतियां होती हैं, जैसे आयरन कॉन्डोर। इसमें आप दायरे के अंदर की कॉल 82,000 CE और पुट 81,750 PE बेचते हैं और दायरे के बाहर की कॉल 82,250 CE और पुट 81,500 PE खरीदते हैं। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। हाँ, थोड़ी जटिल है, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में काम करती है। एक और तरीका है शॉर्ट स्ट्रैडल, जिसमें आप एक ही स्ट्राइक जैसे 81,750 की कॉल और पुट दोनों बेच देते हैं। इसमें प्रीमियम तो अच्छा मिलता है, लेकिन अगर बाजार किसी भी तरफ तेजी से भागा तो नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है। तो ये बहुत जोखिम भरी रणनीति है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला है। ये रणनीतियां तो ठीक हैं, लेकिन एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग अपने आप में काफी जोखिम भरी होती है। किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ट्रेडर्स को? बिल्कुल, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट एक्सपायरी के दिन सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली और सबसे अहम चीज है टाइम डीके या थीटा। हाँ, थीटा। एक्सपायरी के दिन जैसे जैसे समय बीतता है, ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से गलता है, खासकर आखिरी के 2-3 घंटों में। अगर आपने ऑप्शन खरीदा है तो ये थीटा आपके खिलाफ काम करता है। ऑप्शन बेचने वालों को इससे फायदा होता है। राइट। और वो पिन रिस्क जिसके बारे में काफी सुना है, आज 81,750 और 82,000 पर हाई ओपन इंटरेस्ट भी दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? हाँ, पिन रिस्क एक्सपायरी का एक दिलचस्प पहलू है। जब किसी खास स्ट्राइक पर बहुत सारे कॉल और पुट बेचे गए होते हैं, मतलब हाई ओपन इंटरेस्ट होता है, तो उन बेचने वालों की कोशिश होती है कि एक्सपायरी ठीक उसी स्ट्राइक के पास हो। अच्छा, क्यों? ताकि उनके बेचे हुए ऑप्शन बेकार, मतलब वर्थलेस हो जाए और उन्हें पूरा प्रीमियम मिल जाए। इसी खींचतान में कीमत अक्सर उस स्ट्राइक के आसपास ही घूमती रहती है और वहीं बंद होने की कोशिश करती है। इसे ही पिनिंग कहते हैं। आज 81,750 और 82,000 ऐसे ही लेवल लग रहे हैं। अच्छा, मतलब कीमत को चुंबक की तरह खींचते हैं ये लेवल। और अस्थिरता, वोलेटिलिटी आज ज्यादा रहने की पूरी उम्मीद है, खासकर दोपहर 2:30 बजे के बाद, जब सेटलमेंट की पोजीशनिंग शुरू होती है। अचानक तेज मूव्स आ सकते हैं। इसलिए चौथी और सबसे जरूरी बात है पोजीशन साइजिंग। आज के दिन अपनी ट्रेडिंग की मात्रा कम रखें, ओवर लीवरेजिंग से बिल्कुल बचें। छोटा सा गलत मूव भी बड़ा नुकसान कर सकता है। बिल्कुल।
दिन को अलग अलग सत्रों में बांटकर ट्रेड करने का भी सुझाव है। सुबह, दोपहर और आखिरी घंटे में क्या अलग रणनीति होनी चाहिए? हाँ, ये एक अच्छा अप्रोच है। सुबह 9 से 11 के बीच में यहाँ शुरुआती उतार चढ़ाव रहेगा। गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसे समझना, टीसीएस नतीजों का पहला रिएक्शन देखना और शुरुआती रुझान पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है। मध्य सत्र 11 से 14:30 पर अक्सर इस दौरान बाजार थोड़ा शांत होकर एक दायरे में घूमने लगता है। यहाँ रेंज बाउंड रणनीतियां या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ध्यान देना बेहतर हो सकता है। ओके। अंतिम घंटा 14:30 से 15:30 ये सबसे एक्शन वाला समय होता है। वॉलेटिलिटी पीक पर होती है। यहाँ नई पोजीशन लेने से ज्यादा अपनी मौजूदा पोजीशन को मैनेज करना, स्टॉप लॉस लगाना या प्रॉफिट बुक करना ज्यादा समझदारी भरा होता है। लालच से बचना बहुत जरूरी है। सही कहा, आखिरी घंटे में तो बचना ही बेहतर है। ठीक है, अब जरा ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट यानी बाजार के मूड को समझते हैं। पुट कॉल रेशियो क्या कह रहा है? पुट कॉल रेशियो, जो बाजार में मंदी और तेजी के सौदों का अनुपात दिखाता है, अभी 0.63 पर है। कुछ दिन पहले ये ज्यादा बुलिश था, अब ये थोड़ा न्यूट्रल की तरफ आ गया है। अच्छा। सरल शब्दों में बाजार में तेजी करने वालों के मुकाबले मंदी करने वाले थोड़े बड़े हैं, या यूं कहें कि तेजी का जोश थोड़ा ठंडा पड़ा है। ये थोड़ी सावधानी बरतने का संकेत है। और मार्केट ब्रेथ यानी गिरने और बढ़ने वाले शेयरों का अनुपात, वो भी कल नेगेटिव था। हाँ, कल गिरने वाले शेयर 2274, बढ़ने वाले शेयरों 1637 से काफी ज्यादा थे। ये भी दिखाता है कि ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। साथ ही सेक्टोरल रोटेशन भी साफ दिख रहा है। कल आईटी तो 1.5% ऊपर था, लेकिन रियलिटी 1.5% नीचे। मतलब पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे में जा रहा है। ये सब संकेत मिलकर यही कहानी कह रहे हैं। हालिया तेजी के बाद बाजार थोड़ा रुककर सांस ले रहा है और नतीजों के सीजन से पहले निवेशक थोड़े सतर्क हो गए हैं। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, डीआईआईज की खरीदारी एक बड़ा सहारा बनी हुई है। तो इन सभी बातों को मिलाकर ग्लोबल संकेत, एफआईआईडीआई फ्लो, टीसीएस नतीजे, तकनीकी स्तर, एक्सपायरी की उठापटक, सेंटिमेंट, आज के लिए एक ठोस ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है? एक समरी टाइप। देखिए, सुबह गिफ्ट निफ्टी लगभग फ्लैट था, तो शुरुआत सपाट या हल्की सकारात्मक हो सकती है। शुरुआती घंटे में 2 चीजों पर नजर रखनी होगी। पहला, टीसीएस नतीजों पर आईटी सेक्टर और निफ्टी का रिएक्शन क्या है। हाँ। दूसरा, निफ्टी का 25,000 और सेंसेक्स का 81,750 का स्तर कैसे होल्ड करते हैं। ठीक है, और दिन के बीच में, मिड सेशन में? मध्य सत्र में रेंज बाउंड एक्शन की उम्मीद ज्यादा है। यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक मौके मिल सकते हैं। आईटी नतीजों के बाद ऑटो, मेटल जैसे सेक्टर पर नजर रख सकते हैं। लेकिन असली एक्शन आखिरी घंटे में होगा, जब सेंसेक्स एक्सपायरी का दबाव बढ़ेगा। यहाँ सबसे जरूरी है अपनी कैपिटल बचाना, पोजीशन हल्की रखें और ज्यादा जोखिम न लें। कुछ कंक्रीट मतलब एक्शन लेने लायक आइडियाज जो ट्रेडर्स देख सकते हैं? हाँ, कुछ सुझाव दिए गए हैं जिन्हें ट्रेडर अपनी रिस्क लेने की क्षमता और अपने विश्लेषण के अनुसार परख सकते हैं। एक तो डिफेंसिव रणनीति है। अगर लगता है सेंसेक्स 81,750 के आसपास ही एक्सपायर होगा और 81,750 की कॉल और पुट का मिला हुआ प्रीमियम 150 रुपए से ज्यादा है, तो उसे बेचने का सेल स्ट्रैडल सोच सकते हैं। जोखिम ज्यादा है इसमें, पर थीटा डीके का फायदा मिल सकता है। ओके। दूसरा, डायरेक्शनल रणनीति। अगर मंदी का रुझान दिखे, अगर बैंक निफ्टी 56,000 के नीचे कमजोर होता दिखे, तो शायद 55,800 की पुट पी खरीदने पर विचार कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। और तीसरा, सेक्टर आधारित रणनीति। टीसीएस के नतीजों के आधार पर फैसला लें। अगर नतीजे अच्छे हैं और आईटी सेक्टर तेज होता है, तो वहां मौके देखें। फिलहाल रियलिटी सेक्टर से थोड़ी दूरी बनाए रखना बेहतर लग रहा है। ठीक है, एक बार फिर से आज के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण स्तर दोहरा देते हैं जल्दी से। निफ्टी के लिए नीचे 25,000 और ऊपर 25,150, 25,220। हाँ। बैंक निफ्टी के लिए नीचे 55,800 और 55,500, ऊपर 56,200, 56,300। जी। और सेंसेक्स के लिए आज का वो मैजिक नंबर है 81,750, जहां पिनिंग की संभावना है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जोखिमों को कभी नजरअंदाज ना करें। एक्सपायरी की वो जो अप्रत्याशित अस्थिरता होती है, टीसीएस नतीजों से कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज या ग्लोबल मार्केट में अचानक कोई गड़बड़, ये सब प्लान को बिगाड़ सकते हैं। सही है। इसलिए हमेशा एक बैकअप प्लान रखें।
कम से कम कुछ नकदी हाथ में रखें, जैसे 25%, और आज के दिन ओवर ट्रेडिंग या ओवर लीवरेजिंग से हर हाल में बचें। बचाव ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो आज का दिन सतर्क रहकर मौके तलाशने वाला है। सेंसेक्स एक्सपायरी सबसे ज्यादा एक्शन लाएगी, जबकि निफ्टी और बैंक निफ्टी शायद थोड़ा कंसोलिडेट करें। टीसीएस के नतीजे सेंटिमेंट को दिशा देंगे। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जिस तरह से एक्सपायरी के दिन इतने कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, अल्गो ट्रेडिंग का प्रभाव बढ़ रहा है और वॉलेटिलिटी एक नियम बन गई है। क्या ट्रेडर्स को सिर्फ तकनीकी स्तरों या पुरानी रणनीतियों पर ही निर्भर रहना चाहिए, या उन्हें अपनी स्किल को अपग्रेड करने की जरूरत है? अच्छा पॉइंट है। शायद अब रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मतलब अपने डर और लालच को समझने, या फिर एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं, इन पर ज्यादा ध्यान देने का समय आ गया है। ये सवाल भविष्य की तैयारी के लिए अहम है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आज के इस गहन विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है कि ये चर्चा आपको आज के बाजार को समझने और अपने निर्णय लेने में सहायक होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।